नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एशिया की मृदा। विश्व में विभिन्न मृदा की प्रक्रियाओं के आधार पर मृदा वैज्ञानिकों तथा भूगोलविदों ने संपूर्ण क्षेत्र में सामान्य मृदा वर्ग निर्धारित किए हैं। उनका नामकरण उनकी प्रकृति विशेषता एवं स्थानीयता के आधार पर किया गया है। एशिया महाद्वीप में भी जलवायु तथा वनस्पति विविधता संरचनात्मक संलिष्टता के कारण मृदा में विभिन्नता मिलती है। इस प्रकार एशिया की मृदाओं को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे टुंड्रा मिट्टी, पोडजोल मिट्टी, काली मिट्टी। तो इसमें आपके ये टुंड्रा मिट्टी, पोडजोल मिट्टी, काली मिट्टी, चेस्टनट मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी इत्यादि मृदा वर्ग देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है पोडजोल मृदा। इसको राख मृदा भी कहते हैं। इस मृदा में जीवांश एवं चूने की कमी होती है। अम्ल तत्वों की प्रधानता मिलती है। इसकी गहराई कम होती है, जो कि 30 सेंटीमीटर या इससे कम मिलती है। ये कणाकार होती है। इसमें जो कणों का आकार होता है बड़ा होता है। ये मृदा कम उपजाऊ होती है, जिस पर छोटी घास, राई, जाई तथा सब्जियों की कृषि की जाती है। इस मृदा को उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसका विस्तार ज़्यादातर आप देखोगे तो ये जो पश्चिमी एशिया वाला जो क्षेत्र है उसमें तथा इन संपूर्ण क्षेत्रों में पश्चिमी एशिया में यूराल पर्वत से प्रारंभ होकर के ओखोत्स्क सागर, यहाँ पर ये ओखोत्स्क सागर है, यहाँ पे यूराल पर्वत है, वहाँ से लेकर के साइबेरिया एवं मंचूरिया में, होक्काइडो, उत्तरी कोरिया, उत्तरी चीन, उत्तरी अल्टाई क्षेत्रों में भी पोडजोल मृदा मिलती है। यहाँ लंबा शीतकाल एवं लघु ग्रीष्मकाल होने से मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है। यह मृदा पोडजोलेशन की क्रिया से बनती है। इस मृदा में लोहा तत्व, पोटाश तथा खनिज अंश मिलते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो है पोडजोलिक मृदा। इसे धूसर राख मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा भी पोडजोलेशन की क्रिया से पड़ती है। इसे पोडजोल मृदा की तुलना में जीवांश पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। चूना, पोटाश, खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे ये मृदा उर्वरक होती है। इसकी कृषि की दृष्टि से वहन क्षमता अच्छी होती है। उर्वरकों का प्रयोग करके इस मृदा में अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसका वितरण एशिया में मंचूरिया के दक्षिणी भाग में तथा चीन एवं कोरिया में मिलता है। तीसरे नंबर की जो मृदा है पोडजोल तथा लैटोजोलिक मृदा। इसे लाल पीली उष्णोर्ध्व मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा का विकास उपोष्ण जलवायु में होता है। यहाँ पर्याप्त नमी होती है। यहाँ घास एवं बड़ी वनस्पति भी पाई जाती है। जीवांश एवं खनिजों की पर्याप्त मात्रा मिलती है। यह एक उर्वरक मृदा है। खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। एशिया में इस मृदा का विस्तार मुख्यतः पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तरी एवं पूर्वी भारत, इंडोचीन प्रायद्वीप, फिलीपींस। इस मृदा में निरंतर उपजाऊपन के लिए उर्वरकों का प्रयोग होता रहता है, क्योंकि यह मृदा भी उष्णकटिबंधीय मृदा से समानता रखती है। चौथा जो वर्ग है वो है लैटराइट मृदा। लैटराइट मिट्टी जो है वो लैटोजोलिक मृदा भी इसे कहते हैं। यह भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र प्रदेशों में लैटराइजेशन की क्रिया सक्रिय होती है। इस क्षेत्र में इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका एवं दक्षिणी भारत प्रमुख आते हैं। इसमें उर्वरकता की कमी पाई जाती है तथा कृषि योग्य उर्वरकता का निरंतर निक्षालन होता रहता है। लैटराइजेशन में निक्षालन एवं अपवहन द्वारा मृदा परिच्छेदिका के ऊपर संस्तरों से उर्वरक तत्व निचले संस्तरों में जमा हो जाते हैं, जिससे कि उर्वरकता की कमी होती है। लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज के ऑक्साइड के अवशेष ऊपरी भागों में स्थायी रूप से जमा हो जाते हैं, जिस कारण इस मृदा का रंग लाल एवं लाल भूरा हो जाता है। इसलिए इस मृदा को उष्णकटिबंधीय लाल मृदा भी कहते हैं। लैटराइट मृदा में जीवांश का लगभग पूर्णतः अभाव रहता है। चरणोत्सव मृदा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रेरी सदृश मृदा है जो पोडजोकल वर्ग की है। इसमें जीवांश की मात्रा पर्याप्त होने के कारण रंग काला होता है तथा महीन कणाकार होती है।
इसे प्रेरीज मृदा भी कहते हैं। इस मृदा के ऊपरी संस्तरों में लिटरिंग द्वारा जैविक पदार्थों का संचय होता है। ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा ये जैविक पदार्थ जीवांश में बदल जाते हैं। इसके बाद मेलेनाइजेशन द्वारा मृदा में हल्के रंगों के खनिजों का रंग जीवाश्म द्वारा गहरा हो जाता है। चरणोजम मिट्टी में जैव तत्वों के साथ नाइट्रोजन की भी पर्याप्तता होती है। इस मिट्टी की मोटाई अधिक होती है तथा इसको विश्व की सर्वोत्तम उपजाऊ मृदाओं में गिना जाता है, जहाँ गेहूँ, जौ, जई, कपास, ज्वार आदि की कृषि की जाती है। एशिया में चरणोजम मृदा का विस्तार अर्धशुष्क भागों में मिलता है, जिनमें साइबेरिया की स्टेपी तुल्य जलवायु, मध्यवर्ती दक्षिणी पश्चिमी भारत आदि प्रमुख हैं। शीतोष्ण घास प्रदेश जो कैस्पियन सागर व अरल सागर के उत्तर में स्थित है। चेस्टनट भूरी मिट्टी, इसमें आपको ये जो काले रंग से दिखाई दे रही है, ये वाला संपूर्ण क्षेत्र, ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है वो चेस्टनट मिट्टी है। ये मृदा गहरे भूरे या लाल रंग की होती है जो अर्धशुष्क दशाओं में मिलती है। स्टेपी घास में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ ऐसी दशाएं पाई जाती हैं। ये मृदा चरणोजम मरुस्थलीय मृदाओं के मध्य वर्ग की है, इसलिए इसे चरणोजम मरुस्थलीय नाम से जाना जाता है तथा ये संक्रमणीय चरणोजम मरुस्थलीय मृदाओं के मध्य वर्ग की है, इसलिए इसे चरणोजम मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है तथा ये संक्रमणीय वातावरण को भी दर्शाती है। साइबेरिया के स्टेपी मैदान के अतिरिक्त ये मैदाएं भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी चीन के पठारी भागों में मिलती हैं। इसमें जीवांश की कमी पाई जाती है, जबकि खनिज एवं चूने की प्रधानता मिलती है। इसलिए सिंचाई के द्वारा इन मृदाओं में गेहूँ, धान, कपास, चुकंदर, मक्का की व सब्जियों की अच्छी फसल ली जाती है। सामान्यतः चरणोजम मृदा की तुलना में इसकी परत पतली होती है, अर्थात गहराई कम होती है। इसके बाद में आती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर अगर आप देखो तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है वो मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर शामिल किया जाता है। इसे सिरोजेम भी कहा जाता है। ये मृदाएं पाकिस्तान, भारत का थार का मरुस्थल, अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, दक्षिणी साइबेरिया, मंचूरिया, मंगोलिया में मिलती है। सिरोजेनम मृदा शुष्क पर्यावरण में बनती है तथा कैल्सिफिकेशन एवं लवणीकरण की क्रियाएं होती हैं। ये पतली होती है जिसमें जीवांश का अभाव होता है। अनिक्षालित लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की परत समूह के पास होती है जो एक कठोर तह के रूप में मिलती है। ये मृदाएं यदि सूक्ष्म गठन वाली होती तो सिंचाई सुविधाओं के कारण फसलोत्पादन किया जा सकता। इसके बाद में आती है जलोढ़क मृदाएं। तो जो जलोढ़क मृदाएं हैं ये एशिया के विशाल नदी घाटी डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं उर्वरकता में संपन्न होती हैं। जलोढ़क मृदा के क्षेत्र को एशिया का चावल का कटोरा कहते हैं। इनकी नवीनता उष्णार्द्र क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़क पदार्थों से बनी रहती है। एशिया में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान, यांगटी, सिक्यांग, वांगहो, निचली चाओ फ्राया घाटी, ओबे नदी की तलहटी, इरावदी, मीकांग, मीनाम आदि नदी बेसिनों में जलोढ़क मृदा पाई जाती है। जलोढ़क मृदा में खनिज एवं तथा अन्य तत्व परिपूर्ण होते हैं तथा इनकी गहराई भी अधिक होती है। वर्तमान में एशिया के सर्वाधिक घने बसे क्षेत्र ये ही हैं। टुंड्रा मिट्टी, टुंड्रा प्रदेशों में अत्यधिक शीत वातावरण पाया जाता है जिस कारण मृदा निर्माण काफ़ी धीमी गति से होता है। यहाँ ग्लेइंग की क्रिया होती है जिससे लौह तत्वों का अवकरण होता है। इस मृदा की मोटाई कम होती है। इसका विस्तार उत्तरी साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में यह मृदा अनुपजाऊ होती है। इसके बाद जो आता है वो है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी में अगर आप देखो तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है वहाँ पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में ढालों, घाटियों में पाए जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहते हैं। यहाँ मृदा निर्माण में जलवायु के साथ ढाल का भी प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय मृदाओं में वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में वनस्पति पर्याप्त मिलती है। ढाल के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में स्थायी मृदा नहीं बन पाती। यह अकटिबंधीय मृदा है जो पतली परत के रूप में मिलती है जो अपरिपक्व पथरीली होती है। यहाँ कोई स्पष्ट मृदा परिच्छेदिका नहीं मिलती, केवल वादियों में ही उपजाऊ भूमि मिलती है। इसके अतिरिक्त एशिया में लोइश मृदा तथा जलवायु मृदा भी मिलती है। वायु या पवन द्वारा उड़ाई गई मरुस्थलीय धूल का आवरण लोएस कहलाता है। इसका विस्तार उत्तरी पश्चिमी भारत के पठारी भाग में मिलता है। सिंचाई के बाद ये अच्छी उर्वरक होती है। जावा, जापान में
ज्वालामुखी राख का जमाव मिलता है जो अत्यधिक उर्वरक होती है। ये बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बनती है। तो इस प्रकार एशिया का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मृदाएं देखने को मिलती हैं और इस प्रकार से संपूर्ण एशिया में अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कल हम एशिया के शक्ति संसाधन या खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे।